हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या क्या देखा। हम लोगों ने अभी तक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखा, नेबुलर हाइपोथेसिस देखा। ठीक है, तो आज हम इसी को रिवीजन करेंगे और आगे चलेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे तारे कैसे बने, स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स कैसे बने ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा। हमने देखा हबल, रेडशिफ्ट, डॉपलर, मैटर एनर्जी, क्वार्ट्ज, लेप्टर। ठीक है, इसी को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? तो एक बार साइंटिस्ट को समझ में आया कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स जब एक्सपैंड हो रहा है तो एक टाइम पे वो सबसे छोटा भी होगा, क्योंकि अगर छोटा होगा तभी तो एक्सपैंड करेगा। अगर छोटा नहीं होता तो एक्सपैंड क्यों करेगा? तो एक टाइम पे छोटा होगा, तो इसी छोटे पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, या टाइनी बॉल भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसी बॉल में ये जब छोटा था एकदम इस शेप का, तो इसके अंदर हाई डेंसिटी थी, हाई टेम्परेचर था। तो जितना छोटा चीज उसके उतना ज़्यादा टेम्परेचर, तो ये ब्लास्ट हुआ। तो क्या हुआ? उसी ब्लास्ट को बोलते हैं द बिग बैंग, जहाँ से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तो ब्लास्ट हुआ तो इसमें से मैटर्स एनर्जी निकले जो यूनिवर्स में चारों तरफ फैल गए। ठीक है, तो ये सब शुरुआत कब हुआ? तो आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ एक बिग बैंग से। ठीक है, जहाँ पे एक अल्ट्रा हॉट डेंसली पैक्ड मैटर सडनली और रैपिडली एक्सपैंड होना शुरू किया ब्लास्ट के बाद चारों तरफ। ये था, अब ये ब्लास्ट हुआ, फैलने लगा। ठीक है, मिली सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड उससे भी छोटा सा मतलब मिली सेकेंड के अंदर एक नया यूनिवर्स का मतलब जन्म हुआ, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें थे। ठीक है, अब इसमें से जितने मतलब एलिमेंट्स बाहर है, मैटर्स हो गया या जो भी एटम्स, तो उसमें से हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था। पर ये इतना था कि ये उसमें अराउंड 95% ऑफ यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन था। ठीक है, तो 95% हाइड्रोजन था, तो 5% क्या था? तो 5% था हीलियम, जो दो हाइड्रोजन एटम्स को मिलके बना था हीलियम। ठीक है, तो हीलियम जो था वो पूरे यूनिवर्स में 5%, 95% हाइड्रोजन था। ठीक है, तो ये दोनों बना, तो इनके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी मतलब निकला। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता था? जितने भी एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, सबको एक साथ इकट्ठा करता था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये अलग होते थे, मतलब एक साथ आते थे, तो एक मतलब क्लस्टर टुगेदर फॉर्म, तो एक नेबुले बनाते थे। ठीक है, नेबुला जो कि एक ब्रह्मांड के टाइप का ही होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वजन के गैलेक्टिक डस्ट होते हैं। गैलेक्टिक डस्ट मतलब जो ग्रेन्स होते हो गए ना, मतलब जो कण ब्लास्ट हुआ बिग बैंग में, तो जो निकले, जैसे बहुत सारे पत्थर निकले, ग्रेन्स हो गए, बहुत सारे केमिकल्स निकले, तो ये सब जो फैले, तो वही सब मिल मिल के एक डस्ट बनाते थे। ठीक है, फिर ओवर टाइम एटम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए स्टार। एटम फ्यूज मतलब क्या होता है कि एटम न्यूक्लियाई जितने होते हैं वो एक साथ मतलब कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं तो क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर से लगता है इनको कंबाइन करके एक सिंगल मतलब सिंगल एटम बनाने में। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टार क्रिएटेड बिगर एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम। तो पहला जो तारा बना उसकी वजह से
बहुत सारे एटम्स बने, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने थे एटम के, ठीक है, जिसकी वजह से एक स्टार से बहुत सारे स्टार्स बने, ठीक है। As new stars being born and dying, then things like asteroid, comet, planet, black holes formed. ठीक, तो मतलब कि नए नए जो तारे बन रहे हैं और वो मर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही, क्योंकि कोई भी तारा अगर मरता है तो फैलता है, स्कैटर होता है इस यूनिवर्स में, जिसकी वजह से एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स ये सब फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर स्टार सब एक साथ आते हैं तो गैलेक्सी बनती है, ठीक है। और एट द सेम गैलेक्सी वेयर क्रैशिंग एंड ग्रुपिंग टुगेदर, तो गैलेक्सी तो बन गई, तो फिर गैलेक्सी भी तो एक साथ टकराएगी, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं और कोई एक जगह पे नहीं रहता, सब घूमते रहते हैं ऐसे। तो घूमते रहेंगे तो कोई ना कोई किसी के रास्ते में आएगा, टकराएंगे, टकराएंगे वो एक साथ हो जाएंगे और फिर एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक। तो ये है हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुला क्या होता है, मतलब नेबुला एक बहुत ही ब्राइट एरिया स्काई में जो मास और डस्ट, मतलब डस्ट के मास और गैस से मिलके बना हुआ एक क्लाउड होता है, ठीक है, जो यहाँ से बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो देन अबाउट 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग हुआ आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। तो इसके होने के 200 मिलियन ईयर के बाद पहला स्टार बना और जिसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए। स्टार्स कैसे बना, स्टार्स आर फॉर्म्ड इन क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसका नाम होता है नेबुला। तो और ये देखिए, ये एक हेलिक्स नेबुला है, ये ओरियन नेबुला है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स बने। कैसे, मतलब गैस के क्लाउड, डस्ट के क्लाउड जो किसी बिग बैंग के बाद जो फैल गए थे अपने यूनिवर्स में, उसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन एट द सेंटर ऑफ स्टार्स प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू मेक देम शाइन ब्राइटली फॉर मेनी ईयर्स। तो जितने भी स्टार्स बनते हैं, चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सेंटर में सबसे ज़्यादा उसका मास होता है। तो सेंटर मतलब कोर, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी एनर्जी इतनी होती है कि मतलब मेनी ईयर्स तक जो भी स्टार्स है उसको लाइट देके उसे साइन बना सके, ठीक है। और एक स्टार्स की लाइफ कितनी होती है, साइज पे डिपेंड करता है। बड़ा बिग स्टार्स तो ज़्यादा लाइफ और छोटा स्टार तो कम लाइफ, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइफ ऑफ ए स्टार पे, कि स्टार क्या होता है, कैसे बनता है। तो स्टार क्या होता है, तो स्टार सेल्फ लुमिनियस, मतलब खुद से जलने वाला एक सेलेस्टियल बॉडी है जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। अब एग्जांपल में देखिएगा तो स्टार सन, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार कैसा होता है, चलिए हम उसको डिटेल में देखते हैं। तो मतलब अपने हिस्ट्री में देखा होगा कि इंसानों ने रात भर आसमान की तरफ देखा और तारों का इस्तेमाल नेविगेशन, खगोल विज्ञान की शुरुआती खोजों के लिए किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्टार्स को एक सेलेस्टियल जेवल्स, मतलब एक मतलब सेलेस्टियल गहने की तरह देखा जाता था, क्योंकि स्टार में चारों तरफ फैले हुए रहते थे, ठीक है। तो उनके रूप में उन्हें देखा जाने लगा। लेकिन बाद में जब एहसास हुआ तारे जो है सूरज की तरह गैस के विशाल गोले हैं, ठीक है। तो सूरज जो हमारी जिंदगी में एक स्थिर चीज है, शुरू में वैसा चमकदार गोला तो था नहीं, वो भी पहले प्रोटोस्टार था के रूप में, मतलब शुरू होकर विकसित हुआ और अंत में एक तारे के रूप में खत्म हो जाएगा।
अभी जो सन है वो भी एक प्रोटोस्टार था जो विकसित होकर सन बना, और एक टाइम के बाद इसका भी अंत हो जाएगा। ठीक है, तो तारों का जो डेवलपमेंट होता है वो एक मतलब ग्रेजुअली इवोल्यूशन प्रोसेस में जाता है। तो ये तो अंत हो गया। तो तारा जो है सेम इसी तरह से जन्म होता है, विकास होता है उसका, और अंत हो जाता है। और तारे जो समय समय के साथ अपना मतलब कैरेक्टर मतलब जो होता है उसका प्रोसेस होता है वो चेंज करते रहता है अपने समय के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो यूनिवर्स में इतने जो तारे हैं उनके एक जर्नी पे लेके चलते हैं कि क्या से क्या हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले बर्थ ऑफ ए स्टार। तो बर्थ ऑफ ए स्टार पे आते हैं कि तारों का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक प्रोटोस्टार होता था। ठीक है, तो ये पहला स्टेज है इवोल्यूशन का, जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ प्रोटोस्टार का। तो प्रोटोस्टार तब बनते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस और धूल जमा होते हैं। ठीक है, गैस एंड डस्ट accumulate ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस और डस्ट एक साथ जमा हुए तो एक प्रोटोस्टार का जन्म हुआ। तो जब जमा हुए जिसका जमा हुए तो एक स्टार के टाइप में हुआ छोटा सा। तो अगर चीज़ें छोटी है यूनिवर्स में तो इसमें हीट होगा ही, डेंसिटी भी होगा। हीट और डेंसिटी इसमें आ गई थी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये यूनिवर्स में कहाँ होता है? ये होता है नेबुला में। नेबुला मतलब इसमें हमारा स्टार प्रोटोटाइप मतलब प्रोटोस्टार बना जो गैस और धूल से जमा होके बना। ठीक है, एक मतलब प्रोटोस्टार पूरी तरह से विकसित तारा तो होता नहीं है, नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। ठीक है, ये धीरे धीरे तारा बनता है। मतलब तारा होता नहीं पर वो बनना चाह रहा है कि हाँ हम तारा बनना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोटोस्टार जितना ज़्यादा धूल और गैस खींचेगा वो उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा। मतलब ये है जितना ज़्यादा खींच रहा है उतना ज़्यादा इसका वजन बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा वजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका मतलब हीट बढ़ेगा। अब हीट क्यों बनेगा? क्योंकि कोलाइड हो रहा है, चीज़ों को खींचेगा तो इसमें कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बहुत ज़्यादा ये ले लेगा, मतलब डस्ट गैस ये एक टाइम पे बहुत सारा ले लेगा कि इसकी लिमिट तक। तो बहुत सारा ले लिया एक लिमिट तक, तो लिमिट तक अगर ये लिया तो इसका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उतना बढ़ गया तो एक फेज में जाएगा जिसमें अभी हमारा सन है। ठीक है, जो हमारे सूरज का जो प्रोसेस है उसमें पहुंच गया। तो अब आ गया, तो अब इसका अपने लिमिट तक आ गया। तो अब इसमें इतना टेम्परेचर हो गया, इतना कि अब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो क्या होगा? तो दो हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन मिलके एक मतलब हीलियम बनाएंगे। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन से हेवी रहेगा। ठीक है, हीलियम एटम बन गया विच इज हेवियर एंड डेंसर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी मिल रहा है तो उस एनर्जी से क्या हो? उस एनर्जी से वो जो तारा होगा वो शाइन करेगा। ठीक है, तो सन जैसा हो गया स्टार। अब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ
तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ इसमें, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर एक हीलियम एटम बने, जो हाइड्रोजन से हेवी और डेंस है। तो हेवी और डेंस है तो इसमें से इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। तो वो एनर्जी से क्या होगा, जो स्टार है जिसके पास सब कुछ आ गया था अभी, तो वो शाइन करने लगेगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो गर्म हो गया है तो वो चमकने लगा। तो हमने अभी पहले देखा था कि कोई भी तारा का कोर हॉट रहता है, तो इसका भी कोर बहुत ज़्यादा हीट अप रहेगा। तो ये इतना हीट अप रहेगा कि स्टार को एनर्जी देता रहे उसके चमकने के लिए, ठीक है, और लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हो रहा है, ये स्टार है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो ये बाहर कोई फोर्स भेज रहा है, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है तो अंदर फ्यूजन हो रहा है तो बाहर कुछ तो निकलेगा। तो ये जो निकल रहा है इसके अंदर से जो फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो स्टार का, जिसके कारण ये पूरा एक साथ जमा हुआ है, उसको बैलेंस करता है। मतलब कि ये जो चीज़ बाहर निकल रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अंदर भी खींच रहा है। मतलब ये सेम कंडीशन में बहुत सारे समय तक उसी कंडीशन में बहुत सारे समय तक रहता है। तो इसकी वजह से तारा सेम पोजीशन में बहुत बार रहेगा, ठीक है। जो और स्टार्स है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो इसमें होता है कि जो जितना ज़्यादा गर्म, हीट अगर ज़्यादा है तो वो साइज उसका ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा साइज। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा स्टार है, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी, मास और हीट कम होगा, क्योंकि चीज़ें खींचा कम। स्टार बड़ा होते गया, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा खींच रहा है, ठीक है, ज़्यादा डस्ट और गैस खींच रहा है, तो ये बड़ा होता गया तो हीट बढ़ते गया, हीट बढ़ा तो साइज भी बढ़ा, ठीक है, समझ रहे? तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, साइज का होता है। मतलब जैसे तारा जो बूढ़ा होते जाता है, स्टार एज और बूढ़ा होते गया, तो तारे की भी एज होती, एज कम हो रही है, बूढ़ा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो बूढ़ा हो रहा है तो ये अपने जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को और यूज कर रहा है, किस किस लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। तो उससे क्या होगा? इनके आकार में, इनके टेम्परेचर में, ब्राइटनेस में चेंज आएगा, ठीक है। तो जब एक तारे का हाइड्रोजन जब खत्म हो जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन में वो कैपेबल नहीं होता है, वो अनेबल टू परफॉर्म हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसकी वजह से ग्रेविटी जो है ओवर पावरिंग कर देता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म, तो जो बाहर फोर्स भेजा था वो अब खत्म, अब बाहर फोर्स भेज नहीं रहा है, अब सिर्फ अंदर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो अब हावी हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा तो अब हावी हो गया, हावी हो गया तो अब ये क्या होगा? अब इसका साइज अब सिकुड़ने लगेगा, मतलब श्रिंक होने लगेगा साइज। क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी खींच रहा है ना, ग्रेविटी कहाँ खींच रहा है? कोर से। तो कोर में अब सिकुड़ते सिकुड़ते एक छोटा गोल बन जाता है, जो तारा इतना बड़ा था वो सिकुड़ के इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो तारा सिकुड़ता है तो उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, अब वो इतना गर्म हो जाता है कि फिर उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, और फिर बहुत गर्म हो गया तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, क्योंकि गर्म होता जा रहा है, हीट बढ़ा, तो हाइड्रोजन हुआ, फिर से वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, और फिर तारा न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद जो इतना छोटा तारा था फिर बड़ा हो गया, कि अचानक न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो फैला। तो जिसके मतलब रिजल्ट में, अब इस बार जो फैला है इसके रिजल्ट में सिर्फ हीलियम नहीं, हेवीएस्ट मेटल भी ये मतलब बनने लगे। और सबसे हेवीएस्ट मेटल क्या होता है? लोहा, मतलब Fe। तो सबसे हेवीएस्ट होता है हेवी मेटल, मतलब लोहा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि
सबका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट साइज होता है। तो यहाँ पे दो स्टार बनते हैं, एक ऑर्डिनरी स्टार, एक मैसिव स्टार। दोनों का साइज अलग, कलर अलग, दोनों की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। तो अभी देखेंगे रेड जायंट स्टार और व्हाइट ड्वार्फ के बारे में। ठीक है, तो तारा कितना फैलेगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये तारे के शुरुआती साइज पे निर्भर करता है। अगर तारा छोटा या मध्यम आकार का है, जैसे कि हमारा सूरज, तो एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। तो एक रेड जायंट की सतह आमतौर पे इसकी जो सतह होती है, सूरज की सतह से, जो सन है, जो सन हमारा यहाँ पे था, इसमें था, तो उससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा वाइड होता है। ठीक है, जो इसका सरफेस हो गया, मतलब उससे इतना टाइम्स बड़ा है। और अपने विशाल, अपने बड़े मतलब एरिया के कारण ये सूरज की तुलना में काफ़ी ठंडा होता है। क्योंकि बड़ा हो गया, तो अब इसके एनर्जी फैल जाती है, टेम्परेचर कम होगा, तो इसलिए इसका रंग चेंज हो जाता है। ये चेंज होके क्या रंग बन जाता है? तो ये चेंज होके यूजुअली रेड और ऑरेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहर से रेड है, अंदर से ऑरेंज टाइप का है, तो ये उस शेप में आ जाता है, उस कलर में आ जाता है। पर इसका जो मतलब केंद्र है, मतलब कोर है, वो लगातार श्रिंक हो रहा है। ये सिकुड़ रहा है, तो बाहर की जो चीजें हैं, वो डस्ट हो गया, जो गैस है, उसको अपने से बाहर निकालने लगता है। ये सिकुड़ रहा है, तो अब एक टाइम के बाद तो इसका जो बाहर का है वो एक साथ बाहर चला जाएगा। तो अपनी बाहर की जो लेयर है, जो कि धूल और गैस से बना हुआ है, उसको बाहर निकालता है। और जो बचता है, मतलब जो डेंस में, कोर में बच गया, उसमें बहुत सारा मास हो गया, और फिर जो स्फेयर टाइप का हो गया, जो कि हमारे अर्थ के जैसा रहता है। ठीक है, और लास्ट में इसी को बोला जाता है व्हाइट डर्फ। मतलब ये निकाला, छोटा हो गया, तो इसका आकार लगभग कितना हो जाता है? हमारे पृथ्वी जैसा। तो इसी को हम लोग व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रेड सुपर जायंट के बारे में। तो रेड सुपर जायंट जो होता है, हमारे सूरज से लगभग 10 गुना ज़्यादा 10 टाइम्स हेवी होता है। ठीक है, और ये अपनी एज इंक्रीज होता है, लगभग अलग रास्ते पे चलते हैं, और ये रेड सुपर जायंट बनते हैं। मतलब तारा जो था, अब सन के साइज का है तो इधर चला गया, सन से बड़ा है तो इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैसिव स्टार है, ये ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल स्टार, ये बहुत बड़ा, 10 गुना बड़ा, तो ये बड़ा है, तो ये जैसे जैसे एज हुआ, ये रेड सुपर जायंट स्टार बन गया। ठीक है, वो अपने मतलब, तो रेड सुपर जायंट बन गया, ये अपने मतलब आखिरी चरण में पहुंच जाता है विकास होने के। ठीक है, तो इस चरण में क्या होता है? इस चरण में ये एक विशाल तारे कई तरह के मतलब चेंजेस से गुजरते हैं। मैसिव स्टार्स अंडरगो ए सीरीज ऑफ इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो इसमें कोर में गुरुत्वाकर्षण के दबाव के कारण लगातार भारी तत्वों को आपस में जोड़ते रहता है। अब ये बहुत बड़ा है, इसमें उसी टाइप का कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटी के प्रेशर में ये और मतलब हेवियर एलिमेंट अपने अंदर बनाता रहेगा। तो हेवियर एलिमेंट आयरन है, मतलब ऐसा Fe बोलते हैं। ये तब तक इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण जो बल है, का जो प्रेशर बन रहा है, उसे कारण ये बनाता है, और तब तक बनाता है जब तक ये आयरन में कन्वर्ट ना हो जाए। यहाँ भी आयरन बना रहा है, यहाँ भी, क्योंकि मतलब सबसे हेवी वही होता है। जब इसके केंद्र में लोहा बन गया, मतलब आयरन बन गया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से अब और ऊर्जा पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि अब आयरन बन गया, हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन अब आके आयरन में हो गया, तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा। तो यहीं से
तो हाइड्रोजन नहीं बन रहा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो जो बाहर गैस निकल रहा है, जो बाहर फोर्स निकल रहा है, वो फोर्स निकलना बंद हो गया। तो जिसका ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मतलब सिक्योर इसको कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। अब ये और छोटा होते गया, ठीक है। तो स्पीड में ये छोटा होते गया, छोटा होते गया, मतलब ये एक तरह से कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो जो हेवी मतलब अचानक ही कोलैप्स होने लगा, तो एक धमाका हुआ, जिस धमाके से सुपरनोवा, जिस धमाके को सुपरनोवा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है जब सुपरनोवा, जो धमाका हुआ, जो सुपरनोवा जिसको बोल रहे हैं, उसमें एक बहुत ही मतलब तेज रोशनी पूरे मतलब शानदार रोशनी निकलती है, जो कुछ समय के लिए पूरी जो गैलेक्सी है उसको उसमें छा जाती है, और जितना अंधकार है वो सब खत्म हो जाता है। तो ब्लास्ट हुआ, रोशनी, लाइट निकला, जिससे पूरा यूनिवर्स में कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया यूनिवर्स। तब ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट हुआ तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो क्या हुए, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलते गए, ठीक है। जो भी मटेरियल निकले, मैटर थे, एलिमेंट्स, जो भी, वो ब्रह्मांड में फैलते गए। तब उसके फैलने से क्या हुआ, नए स्टार्स और प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो फॉर्मेशन हुआ तो दो चीज़ हुआ, एक न्यूट्रॉन स्टार होगा या तो ब्लैक होल होगा। तो अलग अलग चीज़ें बनी, ठीक है। तो ये दो तरफ जाते हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार की तरफ, एक ब्लैक होल की तरफ। अगर जो मास कोर जिससे भी मतलब प्लैनेट का या स्टार का कोर अगर सन से 3 टाइम्स के आसपास रहा या उससे कम हुआ, तो मतलब सन के जो कोर में मास होता है उससे 3 टाइम्स मतलब मास से कम हुआ, तो एक सिक्योर कर बहुत ही डेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार मतलब इतना डेंस होता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर अगर एक प्लेनेट हो गया, मान लीजिए सिकुड़ गया, तो इसका अगर एक चम्मच भी अगर आप कोई चीज़ लाए, इसका भी अगर मैटर कुछ भी उठा के लाए धरती के कंपेयर में करें, तो उसका वजन हो जाएगा आपका बिलियंस ऑफ टन्स के आसपास हो जाएगा। मतलब बिलियंस ऑफ टन अर्थ के वेट के हिसाब से बता रहे हैं। अगर इसके एक चम्मच भी हम लोग लेके आए, इसके जो भी मटेरियल होगा इसके स्टार का, ठीक है, तो इसका वजन हो जाएगा। और ये जो है ना तेजी से घूमता रहता है और रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है। और उस रेडिएशन को बोलते हैं पल्सर्स। ये स्पीड में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकलती है, जैसे कि रेडिएशन हो गया, और उसी रेडिएशन को हम लोग करते हैं, नाम होता है पल्सर, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। अब आते हैं हम लोग किस पे, ब्लैक होल पे। अगर कोलैप्स होने के बाद ये, जैसे कि ये बना मटेरियल से, ये भी अगर बना, ये बना, तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है जो कोलैप्सिंग कोड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेविटी का हो, बहुत ही ज़्यादा। तो जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसका ब्लैक होल का, इसके आगे कोई भी चीज़ मतलब टिक नहीं पाएगी, कोई भी चीज़, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, इसके आगे कोई नहीं। मतलब ब्लैक होल्स आर रीजन इन स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो इंटेंस, इसका ग्रेविटी इतना इंटेंस होता है कि मतलब लाइट भी इससे पार नहीं हो सकती, समझे। तो ये तो हमारे तारे का मतलब कैसे होता है। सबसे पहले नेबुला बनता है, जहाँ पे गैस मतलब क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट मिलके तारा बनाते हैं। फिर तारा जितना ज़्यादा मतलब डस्ट और गैस इकट्ठा कर सकता है वो करता है, जिससे डेंस बनता है और लाइट हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो
उसके शेप और साइज के अनुसार वो दो रास्ते पे जाता है। अगर नॉर्मल हुआ तो ऑर्डिनरी स्टार बना, अगर हमारे सन के जैसा हुआ तो ऑर्डिनरी स्टार बना, अगर सन से 10 टाइम ज़्यादा हुआ तो मेगा स्टार बना। ठीक है, ये हम बोले मैसिव स्टार। तो ऑर्डिनरी स्टार था रेड जायंट बना, जो कि सन से 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा चौड़ा होता है और इसके कोर में ज़्यादा ग्रेविटी होता है। तो कोर ग्रेविटी खींचता है जिससे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट हुआ तो हाइड्रोजन मिलके दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाया और जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो इसके अंदर से कुछ फोर्स बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकले और ग्रेविटी खींच रहा है। तो ये सेम शेप में मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपना लाइफ का सेम शेप में बिताता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हेवी मटेरियल अपने कोर में बना लेगा, मतलब आयरन, तो इसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, या जैसे जैसे बूढ़ा होगा हाइड्रोजन खत्म, तो न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा, तो फोर्स निकलना बंद हो जाएगा, तो ये सिकुड़ने लगेगा। ये सिकुड़ने लगा तो इसके बाहर का जितना होगा, जो गैस होगा या मटेरियल हो, वो हटते जाएगा। ये सिकुड़ने के बाद ऐसा हो जाएगा कि फिर से इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा तो ये धमाका हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, जो एक मतलब धरती के शेप का एक मतलब स्टार बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ। तो अब मैसिव स्टार होता है जो कि सन से 10 टाइम ज़्यादा हेवियर होता, तो उसमें भी सेम चीज़ होता, निकलता मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता, गैस निकलता, मतलब फोर्स निकलता और फिर ग्रेविटी खींचता। इसका भी एक टाइम के बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाता। कब खत्म होता, जब ये आयरन बन जाता, कोर में आयरन बन जाता, क्योंकि हेवी मेटल था, आयरन बन खत्म हो गया, मतलब बन गया, तो ये अब सिकुड़ने लगा। इतना मतलब सिकुड़ गया कि इसके में एक धमाका हुआ, तो धमाके से चारों तरफ ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई और उसी रोशनी वो फैल गई, तो और जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। तो रोशनी फैली, अब धमाका हुआ तो कुछ मटेरियल गैस सब निकले, तो सब मिल के दो चीज़ें बनाते हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे या तो ब्लैक होल बनाएंगे। न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे तो न्यूट्रॉन स्टार कब बनाएंगे, जब इसका जो मतलब कोर में जो मास है, मान लीजिए स्टार बने, इससे निकले सुपरनोवा से स्टार बने, अगर कोर में सन के कोर से 3 टाइम्स से कम अगर मास हो इसी कोर में, तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार बन गया। न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद ये मतलब स्पीड में घूमते हैं, ये घूमते हैं, इसके अंदर से रेडिएशन निकलता है, तो उस रेडिएशन को पल्सर बोलते हैं। और इनका वजन इतना होता है कि अगर कोई भी एक चम्मच मटेरियल अगर आप न्यूट्रॉन स्टार से लेके आएंगे, 1 टीस्पून, तो उसका वजन धरती के हिसाब से बिलियंस ऑफ टन में होगा। ठीक है, और अगर कोर का मास 3 टाइम से ज़्यादा हो तो ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल मतलब इतना, मतलब ये होता है कि इसकी ग्रेविटेशनल पावर इतना ज़्यादा होता है कि इसके अंदर से कुछ भी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि इसके अंदर से लाइट भी पार नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमारा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हो गया। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ गैलेक्सी क्या क्या है। तो गैलेक्सी होती है, मतलब शेप होता है, एलिप्टिकल हो गया, स्पाइरल हो गया, इरेगुलर, ESO 325G004, M101 और NGC 1569, ये टाइप हो गया। इस टाइप के गैलेक्सीज मिलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के मेन होते हैं, स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। तो स्पाइरल गैलेक्सी सबसे कॉमन है यूनिवर्स में। हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल है, और इसके सबसे जो क्लोज गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, जिसकी दूरी हमारे अर्थ से हो जाएगी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। हमारे अर्थ से इसकी दूरी है, मतलब कि अगर आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तो 2.5 मिलियन साल लगेंगे। लाइट की स्पीड क्या हो गई, 3 लाख किलोमीटर
पर सेकेंड। तो इस स्पीड से जाएंगे तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है, और लाइट का स्पीड हो गया किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। स्पाइरल का लार्ज रोटेटिंग डिस्क, मतलब ये जो स्पाइरल होता है ये लार्ज रोटेटिंग डिस्क, मतलब ये घूमता रहता है, जिसमें स्टार्स हो गए, नेबुला हो गया, ठीक है, ये घूमता रहता है। और सेंटर में सबसे ज़्यादा इसका जो चमकता है, जो इसका सेंटर है वो कोर हो, उसको तो कोर मान सकते हैं, इस गैलेक्सी का कोर हो गया जो सबसे ज़्यादा चमकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टिक बल्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज आर गिवन ए क्लासिफिकेशन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू देयर elongation from the perfect circle, otherwise known as the elliptical। मतलब साइज के बारे में बात हो रहा है कि ये इतना खींच जाता है कि परफेक्ट सर्किल ये थोड़ा सा खींच जाता है, जिसके कारण इसको इलिप्टिकल बोलते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी क्या होता है? इरेगुलर गैलेक्सी हैव नो रेगुलर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जो सबसे मतलब धरती से देखा जा सकता है, वैसे में कोई देखा जाए कि कौन सा इरेगुलर गैलेक्सी है, तो मैगेलेनिक क्लाउड होता है। तो इसमें देखिए, अब जैसे मिल्की वे, इसका शेप फिक्स है या स्ट्रक्चर है, पर जो इरेगुलर गैलेक्सी तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, किसी भी साइज का हो रहा है, वो उसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए उसको इरेगुलर गैलेक्सी बोलते हैं। अब कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? आपने आसमान में तारे तो देखे ही होंगे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स ए पर्टिकुलर शेप इन द स्काई हैज बीन गिवन ए नेम। मतलब तारे हैं, वो कोई ना कोई डिजाइन में रहते हैं, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। अब देखिए, जितने आप देखेंगे राशियां होती है, या तो जितने जोडियक साइन है, उनका भी एक, वो भी मतलब आसमान में आपको देखे जा सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब वो शेप में दिखते हैं आपको। वो इतने दूर होते हैं कि मतलब लाइट ईयर्स दूर होते हैं, उनकी डिस्टेंस होती है, लाइट ईयर सबका अलग अलग होते हैं, पर वो सिस्टमेटिक तरीके से लगे हुए आपको दिखते हैं, ठीक है। एट इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 1922, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, astronomy is governing body of assigning names to celestial bodies, objects and features on those objects, officially adopted the list of 88 constellations that we use today। तो आज के टाइम पे हम लोग टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन का यूज करते हैं, जिसे हमने अडॉप्ट किया हुआ है। उनमें से कुछ यहाँ पे देखिए, पीसेस है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्नस है, इलिप्टिक है। इलिप्टिक मतलब ये साइड पे सजिटेरियस है, ऑफियोचस है, स्कॉर्पियस है, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरीज, ठीक है। तो ये सब कुछ है, जिसमें से ओरियन भी हो गया, ओरियन नेबुला, जैसे उर्सा मेजर, तो ये सब भी कॉन्स्टिलेशन है। और फिर जोडियक साइन है। तो इन सब को हम लोगों ने मतलब आसमान में अगर देखिएगा तो आपको दिख सकता है, ठीक है। ब्लैक होल बारे में वहाँ देखे थे, पर एक बार और देख लीजिए। ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विथ ए ग्रेविटेशनल पुल सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग, नॉट इवन लाइट, कैन एस्केप इट। तो ये देख लीजिए कि ग्रेविटेशन मतलब ब्लैक होल है, जिसके अंदर लाइट भी जाएगा ना तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लाइट का काम क्या होता है? किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट होता है, पर ये इतना मतलब हो गया है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। लाइट एब्जॉर्ब कब होता है? जितने डार्क चीज होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक होल दिया हुआ है। A black hole surface, called its event horizon, defines the boundary where the velocity needs to escape exceed the speed of light, which is the speed limit of the cosmos. Matter and radiation fall in, but they can't get out। मतलब इसका किसी भी स्पीड से इसमें आएगा तो वो बाहर नहीं निकल सकता, ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट अर्थ के बारे में जानते हैं। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? पहले तो 9 थे, ये भी था, पर ये इतने दूर है सन से,
तो इसको हम लोगों ने प्लैनेट से निकाल दिया है। अब हमारे पास है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। याद करना है तो ऐसे MVEMJSUN, ये अगर आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये भी एक प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में देखा जा सकता है। ठीक है, ये प्लूटो है, ये 2003, ये भी 313 2003 में ये फाइंड हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है, और ये एक डॉर्फ प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो सोलर नेबुला इसको मतलब बोला जाता है, जिससे ये फॉर्म हुआ हमारा गैलेक्सी। इट स्टार्ट विथ ए क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट। ये भी जैसे नॉर्मल स्टार फॉर्म होता है वैसे ये भी फॉर्म हुआ कि क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट से ये बना, और ये बना सन, इसके चारों तरफ सन बना, तो सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे डस्ट मटेरियल या बोले तो स्टोन्स टाइप इसके आसपास घूमते रहे। अब बहुत चीजें घूम रही है, अब वो तो टकराएंगी ही, घूम रही है तो टकराते टकराते डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट भी बने। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट 98% इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, बट इट इंक्लूड्स एटम एंड डस्ट रेन्स ऑफ हेवियर मटेरियल फॉर्म्ड इन प्रीवियस जनरेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इस कहने का मतलब है कि जो भी गैस और डस्ट पार्टिकल थे उसमें 98% हाइड्रोजन था और हीलियम था, जो बाकी 2% थे वो एटम्स और डस्ट ग्रेन्स थे हेवियर मटेरियल के, जैसा कि हम लोगों ने जनरेशन ऑफ स्टार्स में देखा हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस दैट कंप्रेसेस इट स्टार्ट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ कॉम्प्रेस हो गया, कोई भी कुछ धमाका भी मान लीजिए, कुछ भी कोई भी स्टार फटा तो उसका पावर से मतलब फोर्स निकला, उससे किसी न किसी को असर पड़ा होगा और वो एक साथ टकराने लगे, जिससे क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट बनते हैं। अब सोलर सिस्टम कैसे बना? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो यूनिवर्स है कितना पुराना है? 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। जिसमें क्या है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी मौजूद है। ठीक है, और ये गैलेक्सी किसी छोटे से यूनिवर्स से कम नहीं है। सारी गैलेक्सी बहुत बड़ी बड़ी है, जो कि लाखों लाइट ईयर्स में फैली हुई है, और बिलियंस ऑफ स्टार्स का ये घर है, मतलब हाउस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसी यूनिवर्स में एक गैलेक्सी मौजूद है। ठीक है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी में एक गैलेक्सी मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसकी भी एज करीब 13.6 ईयर्स बिलियन ईयर्स है। ठीक है, इतना इसका एज है, पर इस मतलब ये कितने दूर में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 52,850 लाइट ईयर के रेडियस में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ जो स्टार सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम जो मौजूद है, ठीक है, तो ये किसकी मतलब चारों तरफ घूमता है, क्योंकि कोई भी चीज एक ऑर्बिट के अराउंड घूमती है, तो ये किसके अराउंड घूमता है? तो ये एक ब्लैक होल के अराउंड घूमता है, जिसका नाम है सैगिटेरियस ए। इसको ऑर्बिट कर रहा है चारों तरफ घूम के। और जैसे किसी एटम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका न्यूक्लियस होता है, उसी तरह हमारे यूनिवर्स में मौजूद लगभग सभी बिग स्ट्रक्चर्स का एलिमेंट्री पार्ट वन स्टार होता है। मतलब एक स्टार या स्टार्स का ग्रुप मिलकर यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट को एंड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल हो गया,
न्यूट्रॉन स्टार हो गया, और भी कई मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से या स्टार्स भी बनते हैं। ठीक है, और जो गैलेक्सी है वो स्टार्स मतलब डिफरेंट स्टार सिस्टम से मिलके बनी हुई एक ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है कितना साल पुराना हमारा यूनिवर्स है, मिल्की वे गैलेक्सी कितना पुराना है, कितने लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और ये किसके अराउंड चक्कर लगाता है। तो ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के अराउंड ये घूमता है। यानी यूनिवर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके शाइनिंग स्टार्स और उससे बनने वाले स्टार सिस्टम और उनके निर्माण को समझना होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, अब हम देखेंगे सन कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब हम चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम के सेंटर मौजूद जो स्टार है, सन एक स्टार है, इससे शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सन एक स्टार है जिसकी रेडियस है 696,340 किलोमीटर रेडियस है, मतलब 6,96,340 किलोमीटर का रेडियस है। और इसको हम लोग येलो ड्वार्फ स्टार भी बुलाते हैं, इसको मतलब साइंटिस्ट बुलाते हैं, पर इसका रियल कलर क्या है, येलो नहीं है, ये बस दिखता येलो है, पर इसका रियल कलर क्या है, वाइट। ठीक है, पर ये बनना कब से शुरू हुआ, क्योंकि गैलेक्सी बनना मतलब यूनिवर्स बनना तो इतना समय से शुरू हो गया, पर क्या सन भी उतना टाइम से था, नहीं। सन कब से था, सन अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से बनना शुरू हुआ था। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स से, और इसके सरफेस का टेम्परेचर, सन की बात हो रही है, सरफेस टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस है। कहीं कहीं लोग इसको राउंड फिगर बोल के 6000 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, पर एग्जैक्ट अगर आपको देखा जाए 5505 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आउटर सरफेस का। अगर आप इसे कोर में जाएंगे, कोर, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका कोर इतना ज़्यादा चले जाता है। अब इतना ज़्यादा इसका कोर का टेम्परेचर क्यों जाता है, इसका कारण है इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स जो कि न्यूक्लियर मतलब फ्यूजन का काम करते हैं। हाइड्रोजन बने हीलियम, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इसकी चक्कर में सन और यूनिवर्स के लगभग सभी स्टार न्यूक्लियर एनर्जी और लाइट और हीट एनर्जी में बदलते रहते हैं, और इसी की वजह से ये शाइन करते हैं। ठीक है, जैसा कि पता ही होगा कि सन के सरफेस से फोटोन्स पार्टिकल यानी लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, अर्थ तक आने में अराउंड 8 मिनट का समय लगता है, लाइट टू अर्थ। ठीक है, अर्थ आने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो सन से तो यहाँ आ गए, पर जैसा कि आपने अभी बोले कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो कोर में हुआ, कोर से उसको सन के आउटर सरफेस पे आने में कितना टाइम लगना चाहिए। सन से धरती पे आने में सूरज की किरणों को 8 मिनट लगते हैं, तो कोर से सरफेस पे आने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो टाइम लगता है अराउंड 10,000 सालों का। ठीक है, ये तो हमारा सन का था। अब प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ, तो हमारा सन बन गया है, यहाँ तक है। प्लैनेट के बारे में हम देखते हैं, तो प्लैनेट कैसे, सन के बाद अब प्लैनेट पे आ रहे हैं, तो 8 प्लैनेट मौजूद है। ठीक है, तो 8 प्लैनेट जो मौजूद है, 8 प्लैनेट्स, इनमें से 4 प्लैनेट रॉकी है और 4 गैसियस प्लैनेट है। रॉकी प्लैनेट कौन है, मरकरी, वीनस,
अर्थ एंड मार्स, ये रॉकी है। अब गैस वाले गैसेस कौन से हैं? तो गैसेस हो जाएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों जो है वो प्योर गैसियस है और ये दोनों जो है आइस जायंट्स है। ठीक है, पर काउंट होते हैं गैसेस प्लैनेट में। ठीक है, अब तो फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट इसमें आते हैं कि सबसे पहले एक प्लैनेटेसिमल हुआ करता है। तो प्लैनेटेसिमल होता है, तो अब ये होता कैसे? तो आपने देखा होगा फॉर्मेशन में, जब सन ये सोलर सिस्टम बताया था, तो सन के चारों तरफ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, फिर से क्या बोलते हैं, गैस, ये सब मतलब घूमते थे चारों तरफ। तो उसको हम लोग नेबुला भी बोलते थे। तो चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे। तो अब धरती के नज़दीक, मतलब इसके सोलर सिस्टम के नज़दीक एक सुपरनोवा टाइप नोवा लाइक ट्रिगर्ड हुआ, जिससे ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ इन क्लाउड्स में। तो जब ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ तो ये प्रोटो सन बने सेंटर में, और फिर ये उसके चारों तरफ घूमते घूमते आपस में कोलैप्स करने लगे। कोलैप्स करते करते छोटे छोटे मतलब स्टोन साइज में ये फॉर्म होने लगे, जो डस्ट है और गैस है मिलके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लैनेटेसिमल। Dust can stick to each other and sweep their path, forming larger particles, and accretion goes on until the particles become the size of boulder, small asteroid which attracts matter with their gravity. ये सब छोटे छोटे पत्थर टाइप के, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे बोल्डर टाइप के होने लगे, जिसमें ग्रेविटी ऐसे अट्रैक्ट होने लगे। अब ये इतने पर नहीं रुके, ये बढ़ते गए। तो जब बढ़ते गए तो उसको हम लोग प्रोटो प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ते गए प्रोटो प्लैनेट्स हो गए। तो बढ़ते गए, अब ये बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज होते हो क्या, तो जितने डस्ट पार्टिकल्स थे, गैस थे, ये सब हार्ड होते गए और कंडेंसर की वजह से, और फिर एक जगह स्टिक हो गए। स्टिक हो गए तो मैं जिससे रॉक लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा। तो ये सब बनने लगे तो फिर क्या हुआ कि इसमें से 8 प्लैनेट तो बने, 4 रॉकी हुए और 4 गैसियस हुए और आइस वाले। ठीक है, तो रॉकी हुए क्योंकि ये लोग सन से क्लोज थे, और यहाँ पे सिर्फ मेटल और क्या बोलते हैं उसको, रॉक्स, यही यहाँ पे सिर्फ कूल हो पाए और कंडेंस हो गए, कूल होके कंडेंस हो गए और टेम्परेचर स्टेबल हुआ। पर बाकी जो थे वो फार चले गए, 4 अदर वो फार चले गए, जहाँ पे जो गैस थे, गैसियस मतलब चीज़ें थी, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर और आइस, वो स्टेबल रहे, जो फार चले गए। ठीक है, और फिर वो एक गैस क्या मतलब एटमॉस्फेयर बना दिए, और फिर वो गैस के प्लैनेट की तरफ चले गए। अब लोग बोलेंगे कि जितने रॉक वाले थे ये सन है, रॉकी प्लैनेट, गैसेस प्लैनेट, तो रॉकी पास क्यों हुए? क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए से, ये वोल्केनो है, यहाँ से लावा फूटा, आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही होगा। तो लावा फूटता है, दूर तक क्या जाता है, पत्थर जाएगा या गैस जाएगा? तो दूर तक जाते हैं गैस, पत्थर होते हैं वो साइड में ही गिर जाते हैं।
तो ठीक उसी तरह सन के से जो गैसियस प्लैनेट थे वो दूर रहे, जो पत्थर वाले थे वो पास आ गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थ के बारे में, और फिर अर्थ के बारे में अब जानना शुरू करेंगे। हाँ, अभी तक तो हम लोग सिर्फ यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब आएंगे हम लोग अपने अर्थ में। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग वो करेंगे। तब तक के लिए चाहे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अब अगले क्लास में अर्थ के साथ।